बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, मैं आपको आज दो कहानियां अपनी बात शुरू करने से पहले सुनाना। आज से तकरीबन 20 साल पहले एक दिन मेरा बेटा बीमार हो गया। कई महीने तक उसका बुखार नहीं उतरता था। बहुत परेशान रहे मैं और मेरी बेगम। तो हम एक डॉक्टर के पास गए तो उसने मुझे अंग्रेजी में कहा, उसने बो टाई लगा रखी थी, कि of all the things that I can tell you today about your child's diagnosis and prognosis, you are lucky that I cannot tell you anything. So let's hope to God that this was one of those pediatric mysteries that would just go away. अल्लाह ने बड़ा करम किया। वो कई मिस्ट्री, कुछ लोगों ने कावासाकी सिंड्रोम जो है उसको सोचा शायद वो होगा, मगर वो मिस्ट्री चली गई। वो माशाल्लाह जवान हो गया लड़का। लेकिन उस दिन जब मैं अस्पताल से निकला तो मेरी आंखों में आंसू थे और मैं सोच रहा था कि आज वो क्या एक चीज है जो मैं कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हूं अपने बेटे के लिए। और मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैं कुर्बान करने को तैयार नहीं था, अपनी जिंदगी समेत। तो उस दिन पहली मर्तबा मुझे मौत और खौफ से आजादी मिली मोहब्बत के जरिए। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। आज से कुछ 11 साल पहले, 12 साल पहले एक हादसे में मेरे छोटे बेटे के दोनों पैर जल गए। मैं उस वक्त बड़ी कंसल्टिंग कंपनी जो है उसका मिडिल ईस्ट का दफ्तर स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग का हेड कर रहा था। मेरे पास इंश्योरेंस थी हर किस्म की। तो जो बेहतरीन बर्न हॉस्पिटल है, मैं और मेरी बेगम हमने अपने बच्चे को उठाया, 18 महीने का था, हम वहां पे ले गए। क्रिसमस की शाम थी। वो जैसे ही उन्होंने बच्चे की हालत देखी, ऐसे लगा कि कुछ पता नहीं क्या हो गया है, कोई सायरन चल गया है। वो तमाम डॉक्टर, बर्न सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स वगैरह वगैरह वो सब आ गए। तो जब मेरा बेटा सेटल हो गया वो सर्जिकल एरिया में, तो मैं नीचे गया अपनी इंश्योरेंस के कार्ड लेकर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने। तो मैंने फॉर्म पुर किया और मैंने वो बढ़ा दिया वो जो रिसेप्शनिस्ट थे उनकी तरफ, और साथ में अपने कार्ड्स भी बढ़ा दिए। तो उस लड़की ने फॉर्म तो मेरा ले लिया और कार्ड्स मेरे एक हाथ से वापस कर दिए। और उसने मुझे कहा कि we here believe that no value can be put on the life of a child, so we put none. तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने इसरार किया कि मैं इस इंश्योरेंस के पैसे देता हूं, हम ये कर सकते हैं अफोर्ड, आप खुदा के वास्ते ये पैसे ले लें और किसी गरीब बच्चे की मदद कर दीजिएगा जिसके पास पैसे नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको अभी बताया है कि हम जिंदगी की कीमत नहीं लगाते क्योंकि जिंदगी बेशकीमत है। और हमारे पास बहुत से मुखय्यर हजरात हैं जो इस अस्पताल को $30 मिलियन से चलाते हैं। हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं। दुनिया में किसी भी जगह से कोई भी बर्न विक्टिम आएगा तो हम उसको ट्रीट करेंगे, आप अपनी ये ले जाइए। जब मैंने इसरार किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इफ यू वांट टू सर्व एंड पे बैक, गो डू पब्लिक सर्विस और वर्क फॉर अ चैरिटी। तो आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं उसकी एक बड़ी वजह वो पे बैक है। तो आज ये दोनों चीजें मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। दोनों सवालात मैं आपके जरिए इस पार्लिमान के इस हाउस के आगे पेश करता हूं कि वो क्या चीज है, एक आपकी जिंदगी समेत, जो आप अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए इस वक्त कुर्बान नहीं करेंगे। और दूसरा सवाल जो चेयरमैन साहब मैं आपके तवस्सुत से पेश करना चाहता हूं वो ये है कि वो क्या कीमत है जिंदगी की जो आप आज लगाएंगे। और मैं सोचता हूं ये वो डॉक्टर की चाहे एम्बुलेंस हो जो 3-4, उसकी बेगम हो जिसकी आंखों में आंसू, जो 3-4 घंटे ढूंढती रही वेंटिलेटर, एक अस्पताल, दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल, वो भी यही कहती होगी कि मुझसे कुछ ले लो आज मगर मेरे खामन को बचा लो। मैं सोचता हूं ये जो डॉक्टर, यंग डॉक्टर थी यहां पिम्स में, जिसको बगैर बाथरूम के बंद कर दिया गया, वीडियो बना के भेजती थी कि खुदारा मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं घर नहीं जाना चाहती, मेरा बच्चा मर जाएगा।
मुझे किसी ऐसी जगह पे जहां पे मैं डिग्निटी के साथ चंद घंटे चंद दिन गुजार सकूं, कोई जगह दे दें, तो वो भी यही सोचती होगी कि आज मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए इस इनडिग्निटी का शिकार हो रही हूं और तैयार हूं, मरने के लिए भी शायद तैयार हूं। 3 दिन से इन्फेक्शन के बावजूद मैं मरीजों को इन्फेक्ट भी कर रही हूं और उनको शिफा भी दे रही हूं, तो कोई तो मेरी मदद को आए, कोई प्रोटोकॉल, कोई असूल, कोई पॉलिसी। और मैं सोचता हूं कि वो बेशुमार लोग जो अपने बच्चों को उठाए फिर रहे हैं, जिनको रेस्पिरेशन बंद हो रही है, अपने वालिदैन को लिए फिर रहे हैं, वो मुझसे मुख्तलिफ तो नहीं, आपसे भी मुख्तलिफ नहीं है। और अगर मैंने उस दिन ये कहा कि मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं, तो मुझे यकीन है कि वो भी सब अपनी जान देने को तैयार है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी पॉलिसी उनकी जान लेने को क्यों मुसर है। इस वक्त हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी यह है चेयरमैन साहब कि हम लॉकडाउन को खोले देते हैं क्योंकि हमारी हुकूमत भूख और मौत की तकरार कर रही है। यह भूख और मौत की तकरार चेयरमैन साहब हुकूमतों का काम नहीं होता। हुकूमत का काम होता है भूख के खिलाफ एक मौसर प्लान देना और मौत के खिलाफ एक मौसर प्लान देना। यह तकरार जो हम सुनने को आती है कि मौत या भूख, यह चेयरमैन साहब हुकूमत का काम नहीं। हमारे यहां इस वक्त जो पॉलिसी है, हम अगरचे इसको ये नहीं कहते, मगर जब हम लॉकडाउन हटाते हैं तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह है चेयरमैन साहब कि जब 60-70% लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाएगी, जिसको मरना है वो मर जाएगा और जिसको बचना है वो बच जाएगा। उसमें जब इम्यूनिटी होगी तो जो बच जाएंगे वो मईशत का पहिया चलाएंगे। लेकिन जो बात हमें नहीं बताई जा रही वो ये है कि कब्रिस्तान की कोई मईशत नहीं होती। जब लोगों को इन्फेक्शन होगी और पूरी दुनिया में जब लोगों को इन्फेक्शन होती है तो वो मरते हैं। तो आप मुझे बताइए चेयरमैन साहब कि पाकिस्तान में क्यों लोग नहीं मरेंगे भाई? तो मैं ये चाहता हूं कि हम आज हुकूमत का हाथ मजबूत करें। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल वक्त है और जिस चीज को हम यकजहती कह रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे यहां चेयरमैन साहब हर 7 से 10 दिन में अमवात जो हैं वो दुगनी हो रही हैं हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक। आज 700 के करीब होने को हैं, इसका मतलब है 7-10 दिन में 1400 हो जाएंगी। इसका मतलब है 7-10 दिन में 2800 हो जाएंगी। इसका मतलब है कि 7-8 दिन में 5000 से ज्यादा हो जाएंगी हर 5-7-10 दिन के बाद। और मैं सवाल इस ईवान से यह पूछता हूं कि वो क्या नंबर है मौत का, जिसमें से हर बच्चा मेरा आपका बच्चा है, हर बुजुर्ग मेरे आपके मां और बाप हैं, मेरी 75 साला वालदा हैं जिनको बड़ी मुश्किल से हमने एक कमरे में रखा हुआ है क्योंकि वो हाइपरटेंसिव हैं, वो डायबिटिक हैं, उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। उनके लिए तो ये वायरस मौत का पैगाम है। और हम सबके बुजुर्ग हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको सलामत रखे। हमें, हमारे बुजुर्गों को, हमारे दोस्तों के बुजुर्गों को, हमारे सियासी मुखालफीन के बुजुर्गों को। लेकिन बुजुर्गों के अंदर मौत की शरह 10 से 20% के करीब है। यह बात ठीक है कि हमारा एक यंग मुल्क है जहां पे 85% के करीब लोग 50 साल से कम उम्र हैं, इस वजह से मौत की शरह थोड़ी कम होगी उनमें। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, 3-3.5 करोड़ बुजुर्ग जो हैं, उनमें मौत की वो नहीं होगी, मौत की शरह वो नहीं होगी जो हमारी यंगर पॉपुलेशन में है। तो क्या वो 3-3.5 करोड़ लोग जो बुजुर्ग हैं, जिनमें 10 से 20% अमवात की शरह होगी, क्या ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? तो चेयरमैन साहब, यकजहती इस वक्त यह है कि हम इस हुकूमत की पॉलिसी को अपोज करें। यह है यकजहती। आज इस फोरम पे और हर फोरम पे जहां पे हमारा काम है कानून बनाना, आइन बनाना, असूल बनाना, पॉलिसी को बेहतर बनाना, तो इस तहरीक में कि आप हुकूमत के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, इस तहरीक में कि हम हुकूमत की पॉलिसी को बेहतर करना चाहते हैं, हमें हुकूमत को मुअद्दबाना हम चाहते हैं कि तजावीज पेश करें।
चेयरमैन साहब, यह मुल्क पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नहीं है, यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, यह पीटीआई का भी नहीं है, यह मिल्ली अवामी पार्टी का भी नहीं है, जमात इस्लामी का भी नहीं है, जेयूआईएफ का भी नहीं, यह पाकिस्तानियों का मुल्क है। यह पंजाबी का, सिंधी का, बलोची का, पठान का, बल्ती का, कश्मीरी का मुल्क नहीं, यह पाकिस्तानियों का मुल्क है। यह किसी गरीब का, अमीर का, मजदूर का, सरमायादार का, लिखारी का, दानिश्वर का मुल्क नहीं है, यह पाकिस्तान का मुल्क है, तमाम पाकिस्तानियों का मुल्क है। इस वजह से हम सबको एक पॉलिसी, मौसर पॉलिसी बनानी होगी और मौसर पॉलिसी के खदोखाल आपके सामने पेश, आपके तवस्सुत से हुकूमत को पेश करने होंगे। जो रिकमेंडेशंस हम पेश करना चाहते हैं, मौसर रिकमेंडेशन, स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, वो ये हैं कि एक मौसर लॉकडाउन ईद के बाद तक किया जाए। मौसर लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन जो पहले 1.5-2 हफ्ते किया गया था और इसी हुकूमत ने किया था और हमने तारीफ की थी हुकूमत की और हुकूमत के हाथ मजबूत किए थे। हम ये चाहते हैं कि उसी तरह का एक मौसर 4-6 हफ्ते का या 3-4 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए जिससे इस वायरस की कमर टूट जाए। पूरी दुनिया में चेयरमैन साहब किसी भी जगह पे 6 से 8 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद इस वायरस की कमर टूट गई है, उसकी शरह गिर गई है, फिर उन्होंने लॉकडाउन नरम करने शुरू किए, चाहे वो इटली हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, बरतानिया हो, कोई दुनिया का मुल्क हो, चीन हो, सिंगापुर हो, जिन ममालिक की एग्जाम्पल्स आपने दिए, हर जगह पे वायरस की पहले कमर तोड़ी गई है और फिर लॉकडाउन नरम किया गया है। यह कैसे हो सकता है कि जब हमने मौसर लॉकडाउन किया तो 1 शख्स मर रहा था, जब खोला तो 30 मर रहे थे। यह कैसे हो सकता है कि जिस दिन हमने लॉकडाउन मौसर किया उस दिन सिर्फ 20 अशखास की तशखीस रोज हो रही थी और जिस दिन खोला उस दिन 700 से लेकर अब 1400-1500 हो गए। यह कैसे हो सकता है, यह बताइए मुझे। तो एक मौसर लॉकडाउन की हमें जरूरत है, तजवीज नंबर 1। दूसरी तजवीज यह है कि अब से लेकर ईद तक का जो वक्त है उसमें पाकिस्तान, और मुझे मालूम है कुछ काम ये सेंट्रल कंट्रोल कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, हम मोतरफ हैं उसके, कि पूरे मुल्क को वार्ड्स के अंदर या यूनियन काउंसिल्स के अंदर तकसीम किया जाए और इस वक्त का फायदा उठाते हुए वो लोग जिनको अंदर आसार बीमारी के हैं 100% उनको टेस्ट किया जाए और जिस जगह पे नहीं है बीमारी के आसार वहां पे सीरम टेस्टिंग की जाए, रैंडम सैंपल 100 से 200 लोगों का। इससे ज्यादा की जरूरत है यूनियन काउंसिल में नहीं होगी। और वहां के लोकल डॉक्टरों से लिया जाए सिम्टोमेटिक इनपुट कि क्या क्या, किस किस्म के सिम्टम्स इस यूनियन काउंसिल में आ रहे हैं और इन 3 बुनियादों पे 100% वो लोग जो सिम्टोमेटिक हैं उनके टेस्ट, रैंडम सैंपल 100 से 200 लोगों के वो जो सिम्टोमेटिक नहीं है, और डॉक्टरों की इनपुट की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान को रेड, येलो और ग्रीन जोन्स में तकसीम कर दिया जाए। और ये जो आप मौसर लॉकडाउन करेंगे इससे ग्रीन जोन्स जो हैं वो 70% तक हो जाएंगे, वायरस की कमर टूट जाएगी। तो जो ग्रीन जोन्स हैं उनमें फुल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर दें आप ईद के बाद जी। जो येलो हैं वहां पे नर्म लॉकडाउन करें और जो रेड जोन्स हैं उनको क्वारंटीन करें, वो थोड़े रह जाएंगे। उन क्वारंटीन्ड एरिया में जो गरीब लोग हैं आप अपने तमाम पैसे, भूख और मुफलिसी का इलाज उन रेड एरियाज पे फोकस करें और वहां पे खाना पहुंचाएं और वहां पे पैसे पहुंचाएं। तो सवाल उठता है पैसे कहां से आएंगे? अभी हमें $1.4 बिलियन दिए हैं IMF ने सिर्फ कोरोना के लिए। ये 230 अरब रुपए बनते हैं। हमने 200-300, हम कह तो रहे हैं कि 1400 अरब, लेकिन 200-300-400 अरब तो हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन का पैकेज दे दिया, मैन्युफैक्चरर्स को पैकेज दे दिया, एक्सपोर्टर्स को पैकेज दे दिया, उनके पुराने जो पैसे के वो वापस कर दिए। अच्छा किया, लेकिन क्या यह वक्त ऐसा नहीं कि वही पैसे इस 230 अरब में डाल के गरीबों में बांट दिए जाते? हम इस बात के मोतरफ हैं कि एहसास प्रोग्राम या बिस प्रोग्राम को बढ़ाया गया है, हम इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन ये जो इजाफी पैसे हैं इस हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त 5 करोड़ लोग हैं, 20% जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं। 20% लोगों को 1 महीना खाना खिलाने के लिए सिर्फ 500 अरब चाहिए, जिसमें से 230 अरब आपको IMF दे चुकी है और 300-400 अरब के आप पैकेजेस बना चुके हैं। तो खुदारा आप एक मौसर लॉकडाउन क्यों नहीं कर सकते?
कल मैं एक टेलीविजन प्रोग्राम पे था तो उन्होंने मुझे एक टीचर की दास्तान सुनाई जिसने कहा कि उसने तंग आके सफेद पोश आदमी ने, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता था, उसने खुदकुशी कर ली। तो ये पार्लियामान का जो हाउस है, आज हम क्यों इस तरह की कानून साजी नहीं कर सकते कि वो तमाम प्राइवेट स्कूल जिन्होंने इतना ढेर पैसा कमाया है हमारे बच्चों से, वो किसी उस्ताद को ले ऑफ इस वक्त नहीं कर सकते। वो लोग जो पजेरोज और न जाने कौन कौन सी गाड़ियां चलाते हैं, सरमायादार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अल्लाह उनको और तरक्की दे, अल्लाह उनको और पैसा देगा, मगर उन गाड़ियों की मौजूदगी में क्यों हम ऐसी कानून साजी 1-4 हफ्ते के लिए नहीं कर पाते कि उन सफेद पोश लोगों को इस वक्त ले ऑफ या नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा रहा। आपके जो मन में आए आप उन्हें दीजिए इंसेंटिव उसका टैक्स का, लेकिन वो किसी गरीब को इस वक्त ले ऑफ नहीं कर सकते, उसकी तनख्वाह नहीं रोक सकते। अगर आप किसी गरीब आदमी के लिए 500 अरब में एक मौसर लॉकडाउन कर सकते हैं, सफेद पोश के लिए हम आपके साथ हैं, आपके हाथ मजबूत करेंगे, कानून साजी कर सकते हैं, तो भाई फिर रोक काहे की है? ये भूख और मौत की तकरार काहे की है? तो मैं, अगर आपके तवस्सुत से, जी सेनेटर साहब, जी मैं खत्म करता हूं सर जी, मैं आपके तवस्सुत से इस पार्लियामान के इस हाउस को यह कहूंगा कि आज आप जब कलम उठाएं, और चेयरमैन साहब आज जब आप कलम उठाएं, तो यह याद रखिएगा कि इसकी स्याही हरी भी हो सकती है और लाल भी। आज जिस कागज पे आप लोग दस्तखत करेंगे, जो भी रेजोल्यूशंस पास करेंगे, और हम कोई आप कमेटी बनाएं तो हाजिर हैं उन तमाम तजावीज की तफसीलात देने के लिए, आपके साथ दिन रात काम करने को। लेकिन जब आप कागज पे साइन करें तो यह आपके गुमान में होना चाहिए कि यह मौत का परवाना भी हो सकता है जो उस पर आप दस्तखत कर रहे हैं, और यह जिंदगी का पैगाम भी हो सकता है। तो इस वक्त जब आप कलम उठाएं तो बहुत एहतियात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सेनेटर मुश्ताक साहब।